हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो ये आप लोग को स्टार्ट हुआ था SSC GD प्रीवियस ईयर मैथ्स पेपर। तो आज जो होने वाला दूसरा सेट होने वाले, ठीक है। तो पहले सेट में आप लोग को 18 क्वेश्चन करवाया गया था, 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दिया गया था। तो कुछ लोग कमेंट में आंसर भी बताए थे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में और रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए सोनल को हम ऐसे दिखा देते हैं और अर्जुन को ए से दिखा देते हैं। तो सोनल और अर्जुन मिल करके दोनों कितने दिन में कर दे रहे हैं, 57 दिन में किसी कार्य को कर दे रहे हैं। देखिए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा। जो कहीं नहीं भी पढ़े हैं उनका भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अर्जुन और रोहन 38 दिनों में करते थे। अर्जुन को ए से दिखा रहे थे और रोहन को आर से दिखा देते हैं। कितने दिनों में कर दे रहे हैं, 38 दिनों में कर देते हैं। और रोहन और सोनल 38 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले आपके पास अगर टाइम है तो टाइम का आप एलसीएम लीजिए, वही टोटल वर्क कहलाता है। क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो आप 57, 38 और 38 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, तो आएगा 114। ये 114 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। ये आप लोग एलसीएम लेकर के देख लीजिएगा, ठीक है। 114 आएगा तो ये आपका टोटल वर्क कहलाएगा। अब हमको इफिशिएंसी चाहिए। तो इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे हम 57 से तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगा, 2। यानी सोहन और अर्जुन का क्षमता है 2। अच्छा, फिर आपके पास अर्जुन और रोहन का क्षमता, तो 38 से डिवाइड कीजिएगा 114 को तो आपके पास कितना आएगा, 3। और ये भी रोहन और सोहन का क्षमता निकालने के लिए इसके 38 से डिवाइड कीजिए तो 3। अब बोला तीनों मिल करके, तो तीनों तो यहाँ पर अलग अलग नहीं है, पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सोहन और अर्जुन, अर्जुन रोहन और सोहन है। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार आपके पास सोहन आएगा, 2 बार अर्जुन आएगा और 2 बार रोहन आएगा। देखिए जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो सोहन 2 बार आता है, अर्जुन 2 बार आता है, रोहन 2 बार आता है। तो हम कह सकते हैं 2 को बाहर ले लिए, सोहन, अर्जुन और रोहन का इफिशिएंसी यानी क्षमता, इफिशिएंसी कहिए क्षमता। तो आपस में 3 3 6 2 8 हो गया। तो सिर्फ हम बोले सोहन, अर्जुन और रोहन का क्षमता कितना हो जाएगा, सोहन, अर्जुन और रोहन का क्षमता कितना हो जाएगा, तो ये 2 इंटू इतना, तो 2 इधर जाएगा तो क्या चीज में होगा, डिवाइड में। तो डिवाइड कीजिए तो कितना क्षमता हो जाएगा, 4। तो अब बोला जा रहा है ये तीनों मिल करके ये क्षमता है, ये क्या है, इफिशिएंसी है 4। तो बोला तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, यानी टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क कितना करवाना है आपके पास, 114। तो 114/4। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, देखिए डिवाइड कीजिए तो 2 दूनी 4, 2 से काटिए तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी 57/2। फिर 2 से कीजिएगा तो 2 दूनी 4, एक कैरिया है, 8 दूनी 16, यानी 28.5 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा तीनों मिलकर के। तो ऑप्शन में देखते हैं 28.5 दिन कहाँ है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 15 गुना है। तो लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योग 112 है। यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एलसीएम शिफ्ट से दिया हुआ है। 2 संख्या कुछ भी हो सकता है, लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम, ठीक है। आपके पास लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम, महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ का 15 गुना है। एचसीएफ जो भी संख्या होगा हमको नहीं पता, फिलहाल उसका 15 गुना है। फिर बोला लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योग यानी एलसीएम और प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो सबसे पहले इस एलसीएम के जगह पे 15 एचसीएफ हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो 15 एचसीएफ रिप्लेस कर दिए इस एलसीएम के जगह पे, क्योंकि एलसीएम दिया हुआ 15 एचसीएफ के बराबर है। तुम कर दिए यहाँ पर एचसीएफ इक्वल टू 112। तो एचसीएफ मिलकर के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 एचसीएफ इक्वल टू 112। तो एचसीएफ कितना निकल जाएगा आपके पास, तो एचसीएफ निकल जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 112/16, ठीक है। अब 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 सते 112, यानी 7 बार में कट गया।
तो एचसीएफ कितना आया आपके पास 7 आया। एचसीएफ कितना आया 7। तो अब एलसीएम दिया हुआ है एचसीएफ का 15 गुना, तो एलसीएम क्या निकल जाएगा, एलसीएम है एचसीएफ का 15 गुना, 15 गुना एचसीएफ, यानी आपके पास एचसीएफ निकाले हैं 7, तो 15 गुना 7 यानी 105 निकल जाएगा, 15 7 105। ठीक है, तो ये आपके पास एलसीएम भी निकल गया। अब जो चैप्टर पढ़े हैं उनको तो समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े वो थोड़ा समझिए। यहाँ पर यह हमारा प्लेलिस्ट में बना हुआ है एसएससी सीजीएल मैथ करके, वहां से आप देख सकते हैं इस चैप्टर को। तो अब आपके पास होता है दोनों संख्याओं का मल्टीपल, दोनों संख्याओं का मल्टीपल मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और ऐसे पता होना चाहिए जब आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो पहली संख्या आपके पास 49 है, दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम 105 और इंटू एचसीएफ कितना है 7। अब इस 49 को इधर भेज दीजिएगा तो b इक्वल टू 105 इंटू 7 डिविजिबल बाई 49। अब इसको आप काट सकते हैं, तो काटिएगा तो 7 7 49, फिर 7 से काटिएगा इसको तो 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3, 7 5 35। तो किसमें आंसर आया, दूसरी संख्या क्या आ जाएगा 15। तो ऑप्शन 15 का, तो ऑप्शन बी में सही है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया, तो व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी। पहले व्यक्ति का वजन कितना था 80 केजी, पर 1 मंथ में उसका बीमारी के कारण उसका वजन क्या हो गया 64 केजी। तो व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी बताएं। तो पहले आप देखिए कितना का कमी हो रहा है यहाँ पर, तो पहले 80 था अब हो गया 64, तो कमी हो रहा, पर कितना का कमी हो रहा है तो 16 केजी का। ठीक है, 16 केजी का कमी हो रहा, तो ये प्रतिशत कमी पूछा जा रहा। तो जब परसेंटेज कमी निकालिएगा तो जितना का कमी हो रहा, कितना कमी हो रहा 16 का, कैसे पता कि 16 का कमी हो रहा, तो हम कंपेयर किए, किससे कंपेयर किए तो इससे, तो जिससे कंपेयर किए तो वो नीचे आ जाएगा और प्रतिशत में लाने के लिए 100। अब ये 16 25 80 5 बार में कट गया, 5 से काटेगा तो 5 दूनी 10 और 0 यानी 20%। तो आंसर क्या आया 20%, तो ऑप्शन बी में है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने पर, इसे 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, आपको इजी से बन जाएगा। क्या बोला जाए कि जब 2827.06 रुपए पे बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस है, तो आपको प्रॉफिट होता है। पर कितने को प्रॉफिट होता है, जब वो 2230 रुपए में बेचा जा रहा है तो उस पर जितना लॉस होता है उसका 14% अधिक लाभ होता है। तो हम इसको मान लेते हैं 100%, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 114%, क्योंकि हमको तो ये नहीं पता कितना प्रतिशत का लॉस है, तो हम इसलिए इसको मान लिए 100, तो ये कितना हो गया 114%। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको तो इजी बता रहे हैं। आप इसको क्रॉस गुना कर दो, नहीं तो फिर इसका लंबा रूल है, आप इसको क्रॉस गुना कर दो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो जब इसको आप क्रॉस गुना करोगे तो ये दोनों का जो ये आपके पास 114% प्रॉफिट है और 100% आपके पास लॉस है, यानी दोनों को ऐड के बराबर सीपी, यानी 214, 114 प्लस 100 तो 214 सीपी इक्वल टू, आप इसको गुना कीजिएगा तो 2827.06 इंटू 100, फिर प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2230 इंटू 114। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 28 27 06 और प्लस 2230 को जब 114 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 42 20 आएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम करेंगे तो समय लॉस होगा। तो ठीक है, जब इसको आप ऐड कीजिएगा यानी 214 सीपी इक्वल टू इतना, तो अब इसको आपको ऐड करना है तो 214 सीपी इक्वल टू, ये कॉस्ट प्राइस निकल रहा है, तो आप इसको ऐड कीजिए तो क्या होगा आपके पास 6, हम ऐड करके लिख देते हैं, आपके पास 2 हो जाएगा, फिर आपके पास 2 दूनी 4, ठीक है, और आपके पास हो जाएगा 8 4 12। अच्छा देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया हमसे, फिर से 282706 ये होगा, जब इसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हटेगा तो आपके पास ये आएगा, वो मिस्टेक से 7 छूट गया था। जब इसको आप ऐड कीजिएगा
सॉरी ऐड कीजिएगा तो 6 हो गया, आपके पास 2 हो जाएगा, और फिर आपके पास इधर 7 2 9, 7 2 9 हो जाएगा, 4 2 6, 8 5 13, 2 4 1 5, यानी 53 69 26 होगा। ठीक है, 53 69 26। अब ये 214 इधर जाएगा तो क्या चीज में होगा, डिवाइड में। तो डायरेक्टली हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा 214 से तो 2509 आएगा। ये 2509 क्या हो गया, सीपी हो गया। क्या हो गया, सीपी। तो आपको बोला जा रहा है कि 14% लाभ पर बेचा जा रहा है। 14% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यानी आपके पास सेलिंग प्राइस निकालना, तो सीपी का 114%। तो 2509 इंटू 114/100। तो जब 2509 को 114 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आएगा 286026। और जब 100 से डिवाइड कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 2860.26 रुपए। तो ये आपका आंसर आ गया, और ये ऑप्शन था तो ऑप्शन बी सही है। 5 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। अच्छा, ये छूट किस पे मिलता है, तो अंकित मूल्य पर दे सकता है। क्रय मूल्य पर तो कोई छूट देता नहीं है, तो अंकित मूल्य पे देता है। तो 30% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट में, रिवान एक लड़का का नाम होगा जो छूट में 810 रुपए बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपया है। ठीक है, तो आप बताइए, देखिए 540 रुपए अंकित मूल्य, उसको 30% की छूट दिया गया। तो 30% का छूट मतलब कितना छूट दिया गया पैसा में अगर बात किया जाए तो आप ये 0 0 कैसे लिए, भी 0 0 कट गया, तो गुना कीजिए तो कितना, 4 3 12, हाथ में 1 5 3 15 1 16, यानी 162 रुपए एक शर्ट पे छूट मिला। 162, क्योंकि ये एक शर्ट का मूल्य था 540, तो एक शर्ट पे 162 रुपए छूट मिला। पूछा जा रहा है कि कितने, मतलब कितना शर्ट खरीदा जाए, तो 810 रुपए का बचाना पड़ेगा, मतलब 810 रुपया बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपया बचाने के लिए, बात को समझिए, 1 रुपया बचाने के लिए क्या होगा, 1/162 शर्ट। ठीक है, हमको कितना बचाना है, 810 रुपया। तो 810 रुपया बराबर क्या होगा, तो 810 इंटू 1/162। तो आप इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 शर्ट लेने के लिए जब 5 शर्ट खरीदेगा तब उसे 810 रुपया का बचत होगा। तो आंसर क्या हो गया, 5 ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। अब देखिए औसत मूल्य दिया हुआ, तो इसका 10 वस्तुओं का मूल्य पता कर लीजिए। तो 10 वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 89, यानी क्या हो गया, 890 रुपये। फिर बोला यदि एक वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है आपके पास, 35 रुपए। कितना दिया हुआ है, 35। तो हम 35 को यहाँ लिख देते हैं। तो बोला शेष 9 वस्तुओं का मूल्य, औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो शेष 9 वस्तुओं को निकाल लेते हैं, मूल्य कितना है, तो 9 वस्तुओं का मूल्य पहले पता कर लीजिए। तो आप इसमें से घटा दीजिए, तो घटाइए तो क्या हो जाएगा, एक कैरी लिए, 10 में से 5 लिया तो 5, 8 में से 3 लिया तो कितना, 5, यहाँ बचा 8। तो अब आपके पास औसत निकालना है, एवरेज प्राइस निकालना है 9 वस्तु का। तो 9 वस्तु का मूल्य कितना, 855 डिविजिबल बाई 9 से डिवाइड किया तो 9 9 81, बचेगा 4, 9 5 45, यानी 95 रुपया एवरेज है। तो ऑप्शन सी सही। 7 नंबर कहा जा रहा है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। तो यानी मान लीजिए कि अगर सीपी उसका 100 है तो एमआरपी क्या होगा, 15% अधिक यानी 115। फिर वह उस पर 20% की छूट देता है और उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, तो जब छूट देकर के बेचा, यानी सेलिंग प्राइस किस पे छूट दिया, अंकित मूल्य पे, तो 115, 20% की छूट दिया मतलब 80 में, तो 80/100। अब इसको काट दीजिए, तो 20 चौके 80, 20 25 100, 5 से काटिए तो 5 10, 5 दिया 15। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 4 3 12, 23 इंटू 4 कीजिए तो 4 3 12, हाथ में 4 3 8 9, 92। आप सीपी क्या था 100, बेच रहे कितना में, 92 में, तो कितना का लॉस होगा, लॉस, वही हानि पूछा कितने प्रतिशत का है, तो लॉस प्रतिशत निकालना है। तो कितने का लॉस होगा, तो 8 रुपए का। तो 8 किससे कंपेयर किया, तो देखिए डायरेक्टली आप कह सकते हैं 8%, क्योंकि यहाँ पर 100 माने थे। और अगर मान लीजिए कोई वैल्यू दिया हुआ रहता तो आप ऐसे करते 8 जिससे कंपेयर किए, तो किससे कंपेयर किए थे, सीपी से। तो सीपी को बटा में ले लिए, प्रतिशत में लाने के लिए क्या होता है 100। ये 100 कट गया तो क्या आ गया आपके पास 8%।
तो ऑप्शन बी सही। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार टैंक की क्षमता, क्षमता मतलब उसको आयतन को दर्शाता है, ठीक है। तो आयतन क्या है, तो बेलनाकार बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5632, या इसी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 5632 मीटर क्यूब। अब पाई का वैल्यू कितना 22/7। रेडियस, तो यहाँ पर आपके पास डायमीटर दिया हुआ है 16, डायमीटर दिया हुआ है 16 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 8 मीटर। तो यहाँ पर आप डालिएगा 8 इंटू 8 इंटू एच इक्वल टू 5632। तो h इक्वल टू, एच को रहने दिए, बाकी सब उधर चला जाएगा। तो 5632 इंटू 7 डिविजिबल बाई इधर 22/8 इंटू 8, ठीक है। ये सब क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। अब इसको आप काट सकते हैं, तो काटिएगा तो देखिए 8 से काटे तो 8 सती 56, ये नहीं लगेगा तो 0 और 8 चौके 32। फिर 8 से काटिएगा तो 8 8 64, फिर बचेगा 6 8 8 64 यानी 88, और 22 चौके 28। तो क्या आ गया हाइट 4 इंटू 7, तो 7 चौके 28 यानी 28 मीटर गहराई है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपके पास 28 मीटर। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि A रेशियो B इक्वल टू 5/6 और B रेशियो 6C इक्वल टू 6/7 है, तो A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A का मान याद कीजिए। तो अब देखिए कैसे बनेगा, पहले आप A अनुपात B लिख दिए और फिर B अनुपात C। तो A अनुपात B यहाँ पर कितना है 5/6 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए B रेशियो C कितना 6/7, तो BC यहाँ पर है, तो यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ 7 लिख दिए। अब देखिए इस स्पेस के जगह पे आपके पास खाली दिख रहा है, यहाँ पर C, यहाँ पर भरना है और यहाँ पर भी खाली दिख रहा। तो इसके देखिए इससे पहले जो है वही डालेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले क्या दिख रहा है 6, तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए खाली है, तो यहाँ पर तो आगे कुछ नहीं है, तो इसके बाद क्या है 6, तो यहाँ पे लिख दिए। अच्छा अब आपस में देखिए सुनिएगा थोड़ा सा बात को, अगर क्रॉस काट सकते हैं तो काट सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ऊपर नीचे नहीं कटता। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 6 6 काट दिए, तो क्या मिला आपके पास 5/6/7। ये A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 6, C का वैल्यू 7। तो अब आपके पास A प्लस B, तो A प्लस B 6 5 कितना हो गया 11 अनुपात B प्लस C, तो B प्लस कितना हो गया 6 और 7, तो हो जाएगा आपके पास 13। और फिर C प्लस A, तो C प्लस A मतलब ये, तो 7 और 5 कितना हो गया आपके पास, तो 12। तो 11/13/12, ये ऑप्शन में कहाँ है 11/13/12, तो ऑप्शन ए सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 350 में 20% की वृद्धि मतलब 120% हटाए तो 100, फिर 25% की कमी, तो कमी आप 100% माने हैं, 100 में 25 कम कर दीजिए तो 75%, 75/100। अब देखिए आपके पास अगर इसको काटिएगा तो काट सकते 25 तिया 75 और 25 चौके 100। इसको काटिएगा तो 4 तिया 12 30 बार में, और 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, तो आपके पास क्या हो गया 35 और ये 3 3 9, ठीक है। अब इससे गुना कीजिए तो 9 5 45, हाथ में कितना हो गया 4, 9 तिया 27 और 27 और 4 31 यानी 315 रुपए। ऑप्शन में देखते 315 कहा, तो ऑप्शन सी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर की बीमाओं वाली, बीमा मतलब डायमेंशन की, कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है। यहाँ पर बोले यार सबसे लंबे खंबे, कहीं कहीं बोले सबसे लंबी छड़ को रखी जा सकने वाली, या ये बीमाएं दे देगा या कहेगा कि विकर्ण की लंबाई क्या हो सकती है। तो आपको कैसे निकालना, तो आप इसको L मान लीजिए, इसको B और इसको H। तो आपके पास सबसे लंबे खंबे या विकर्ण या जो भी बोलिए, इसके लिए रिलेशन होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो जब L का स्क्वायर यानी आपके पास ये 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, B का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100 और H का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25। अब ऐड कीजिएगा तो 100 100 200 प्लस 25 तो 225
और ये कितने का स्क्वायर रूट है, तो 15 का स्क्वायर 225, यानी कितना बीम है सबसे अधिक लंबी वाली खंबे क्या हो सकता है, तो 15 मीटर। तो ऑप्शन बी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों का टाइम दिया हुआ, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। ठीक है, तो पहले 10 और 15 जो टाइम दिया उसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो 10-15 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 30 क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाता है। अब बोलता है बी अकेला 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है, ए शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा या पूरा करेगा। तो पहले आप इसका इफिशिएंसी पता कर लीजिए। तो ए का क्षमता 10 दिया 30 और बी का क्षमता 15 दूनी 30। बी अकेला कार्य 3 दिन कार्य करता है, तो बी को आप 3 दिन तक कार्य करवा दिए तो 2 गुना 3, क्योंकि बी का क्षमता कितना है 2, तो 3 दिन क्या, तो 3 दूनी 6, 6 वर्क किया गया बी के द्वारा। अब शेष वर्क क्या बचेगा, तो शेष वर्क क्या करेंगे, 30 में से 6 घटा दिए, 30 में से 6 घटा दिए तो क्या बचा 24 वर्क। और ये 24 वर्क को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का क्षमता कितना है 3, ए का क्षमता कितना है 3, तो 24/3 कितना हो गया 8 दिन, यानी शेष कार्य को ए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, तो 8 दिन में। तो ऑप्शन सी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती। अब देखिए ठीक, इससे पहले वाला लेक्चर जो सेट हुआ था फर्स्ट सेट, उसमें चौथे समानुपाती बताए थे। जो पहले वाला लेक्चर देखे उनका भी क्लियर जगह। तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात डैश है, मतलब क्या है। तो देखिए 7, 5 और 3 ये चौथे अनुपाती। तो चौथा अनुपात को क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर x मान लेते हैं। तो क्या लिखेगा 7/5 = 3/x बताए थे, क्योंकि आपस में क्या लेंगे यहाँ पर रेशियो, और ये क्या होगा समानुपात। तो x = मतलब x को इधर भेज दीजिए, इधर हो जाएगा तो 3×5, इसको इधर क्रॉस कैंची गुना कहते हैं, क्रॉस कर देंगे तो 3×5 क्या हो गया 15, इसको डिवाइड कर दे 7, तो ये x का वैल्यू निकला। अच्छा, ये कहने का मतलब ये आपके पास चौथे समानुपाती निकला। क्या निकला, ये चौथे समानुपाती। फिर बोला 7 और 13 के तीसरे समानुपाती। तो 7, 13 और तीसरा हमको नहीं पता तो हम इसको y मान लेते, इसी को अरेंज कीजिएगा। तो 7, 13 फिर समानुपात 13:y। अच्छा, ये कैसे होता है, अगर किन्हीं को नहीं पता तो हमारे पास जो प्लेलिस्ट का लेक्चर बना हुआ है एसएससी सीजीएल करके, उसमें रेशियो प्रपोर्शन का चैप्टर पढ़ाए हैं, आप वहां से जा करके देख सकते हैं, पूरा बेसिक से समझाया गया वहां पर। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, 7/13 = 13/y, y को इधर भेज दीजिएगा तो यानी 7y, 13 क्रॉस हो जाएगा तो 13 × 13 169, y = 169/7। अब आपके पास बोला चतुर्थ समानुपाती का अनुपात और तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात। तो चतुर्थ समानुपाती क्या निकला है 15/7, और चतुर्थ समानुपाती क्या निकला 15/7, और तीसरे समानुपाती क्या निकला है 169/7। अब ये 7 कट गया तो क्या मिलेगा 15/169। अगर कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। शायद ये नहीं कटेगा तो आंसर आपके पास यही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में कहा है, तो ऑप्शन सी सही। 40 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि 1.1/2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपए है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है तो राशि क्या है, ये पूछा जा रहा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है 228 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा और साधारण ब्याज वार्षिक रूप से। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P1 + R/100t-1, फिर माइनस SI का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100 इक्वल टू कितना है 228। अब यहां से थोड़ा सा देखिए, दोनों के लिए तो प्रिंसिपल सेम रहेगा। रही बात कि आपके पास रेट दर, तो ये अर्धवार्षिक है तो दर क्या हो जाएगा आधा, और समय क्या हो जाएगा दुगुना, क्योंकि अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक करने का मतलब कि आधा। तो आप क्या कीजिएगा टोटल मंथ में, मतलब जैसे 6 महीना पे बट रहा है तो 6 महीना 6 महीना, एक साल में 12 महीना होता है
तो 6 यानी 2 बार बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि 2 से गुना कर देते हैं टाइम में और रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर त्रैमासिक है तो त्रैमासिक कहने का मतलब कि 12 मंथ को 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 चौके 12, तो आप रेट को क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दोगे और आपके पास टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही रूल होता है। तो चलिए यहाँ पर आपके पास देखिए क्या है, तो प्रिंसिपल को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 + r/100। अच्छा डायरेक्ट रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो रेट को क्या करोगे आप, रेट को आधा कर दोगे क्योंकि ये आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा 4 पावर टी लगा हुआ है, तो टाइम 1.5 वर्ष है यानी 1/1/2, तो 3/2 ये टाइम दिया हुआ है। तो टाइम को क्या करना है आपको दुगुना करना है क्योंकि अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना पे, तो 12 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12, 2 बार में कट रहा, तो आपको टाइम से 2 से मल्टीप्लाई करना है और रेट को 2 से डिवाइड करना था। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कट जाएगा, तो आपके पास कितने वर्ष के लिए आ जाएगा 3 वर्ष के लिए -1। फिर यहाँ से पी को हम बाहर कर दिए तो यहाँ क्या बचेगा 8t। अच्छा ये मेरा वार्षिक संयोजित है, तो रेट क्या है मेरा यहाँ पर 8 लेंगे, टाइम क्या है 3/2 और 100 = 228। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये आपके पास 4 का टेबल से काट दीजिएगा, ये देखिए सब काटने के लिए अब अपने से सीखिए 25 बार में, तो आपके पास एलसीएम लीजिए तो 25 और 1 यानी प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हो जाएगा 26/25 का क्यूब -1। अच्छा इसको काटिए तो 2 चौके 8 और 4 से काटिए तो 25 बार में, तो क्या आएगा -3/25 = 228। अब आपके पास 26 का क्यू और 25 का क्यू पता होना चाहिए। 26 का क्यू कितना होता है 17,576, 17,576 और 25 का कितना आता है 15,625, ये क्यूब है, तो हम यहाँ पर लिख दिए। फिर -1 -3/25। अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व। अब देखिए इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, तो पी और यहाँ पर ये आपस में एलसीएम लीजिए तो 15,625, फिर आपस में जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, तो यानी 17,576। देखिए इतना आप भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास देखो स्पेस भी है, फिर यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 15,625, फिर -25। अब यहाँ देखिए 25 का क्यूब था और ये क्या है 25, तो डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 25 का स्क्वायर बचेगा, तो 25 का स्क्वायर 625 और 625 × 3 कीजिए तो 5 × 15 3 6 7 और 6 × 18 1875 = 228। जब आपस में ये सबको सॉल्व कीजिएगा ऊपर वाले को तो आपको मिलेगा 76 मिलेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा प्रिंसिपल × 76 डिविजिबल बाई 15,625 = 228। अभी 76 से काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, इधर आएगा तो डिवाइड में तो 6 × 18 7 × 21 22, तो प्रिंसिपल = 15,625 × 3, जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 × 15 हाथ में 1 3 6 1 7 6 × 18 हाथ में 1 5 × 15 और 1 16 हाथ में 1 3 और 1 4, यानी आपके पास आंसर क्या आ गया 46,875। तो ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 12% का लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग में लाता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक दुकानदार 12% लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन तौलता है, ठीक है, देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना चाहिए। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले समझिए। 12% लाभ यानी 100% पहले मान लेते हैं, तो 12% लाभ हुआ तो 112। अच्छा वेट में वजन में 15% कम तौलता है, तो मान लीजिए कि उसका वेट पहले 100 या 1000 जो मानना आप 100 मान लिए, 15% कम किया तो 15% कम किया तो कितना आपके पास दिया 85। तो ये जो वेट जो होता है वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिखते हैं यहाँ पर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 185 है। ऐसे देखिए हम अगर जो शुरू से लेक्चर देख रहे हैं उनको पता होगा कि x रेशियो y है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब y रेशियो x हो जाना, तो यहाँ पर आपके पास 100 रेशियो 85 है, तो यहाँ क्या लिखोगे 85 रेशियो 100। अब आपस में क्रॉस में अगर कटता है तो काट देंगे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 85 और ये आया 112।
अब आपके पास ये पहले का 85 है, अभी कितना 112, तो कितने का लाभ हो रहा है? तो लाभ हो रहा है आपके पास 27 का। कैसे पता कि 112 में 85 को घटाए हैं? यानी परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना का लाभ हुआ? 27 का। कैसे पता चला? जब आप इससे कंपेयर किए तो 50 डिवाइड में डाल दिए इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 5 का टेबल से काटेंगे तो 17 पचे 85 और 20 पचे 100। 27 गुना 20 कीजिएगा तो 0, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5, 540 बटा 17। 17 से डिवाइड कीजिएगा तो 17 तिया 51, बचेगा 3, 17 एकम 17, ठीक है। फिर बचेगा आपके पास 13, 30 में से 17 घटाइएगा, यहाँ दशमलव, फिर यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, तो 17 सत्ते, ठीक है, काट दीजिएगा तो 17 सत्ते कितना? 7 7 में 4, 7 में 11, 119, 17 119। फिर आपके पास बचेगा 11, नहीं लगेगा तो दशमलव के कारण एक और 0 दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना बार में आ जाएगा? 17 छके 7 छके 42, हाथ में 4, 6 4 10, 102, ठीक है। तो यानी 6 बार में, तो 31.76। ये आपको ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन डी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए, मतलब एक ही दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? आरंभ बिंदु मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल है और ए और बी दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं। ए और बी दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते दौड़ने, 400 मीटर का राउंड है और मान लीजिए कि ए का जो रनिंग है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड से और बी भी चल रहा है आपके पास 16 मीटर पर सेकंड से। तो पहली बार कितने समय पर मिलेंगे? जहां से वो स्टार्ट किया था। अगर यहां से स्टार्ट करते तो यहीं पर, अगर यहां पर स्टार्ट किए तो यहां पर दोनों एक ही समय पे कितने समय पर मिलेंगे? तो पहले समझिए, आपके पास देखिए ये टाइम एंड डिस्टेंस का रिलेशन में आ जाता है। तो आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, समय इक्वल टू। तो अगर मान लीजिए आपके पास यहां पर हम बोला जा रहा है कि ए के द्वारा समय लिया गया वन राउंड में। वन राउंड कहने का मतलब एक चक्कर में ए के द्वारा कितना समय लिया गया, या इधर हम लिख देते हैं कि एक राउंड में मतलब एक चक्कर में ए के द्वारा लिया गया समय। तो लिया गया समय तो दूरी कितना है? 400 मीटर है और ए का चाल क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10 से काटिएगा तो कितना समय ले लिया जाएगा? तो 40 सेकेंड ए के द्वारा लिया जा रहा है। वही एक राउंड में बी के द्वारा लिया गया समय, तो टोटल यहाँ पर कितना है डिस्टेंस? 400 मीटर और बी का चाल क्या है? 16 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको काटिएगा तो कितने बार में? देखिए 16 दूनी 32, 8 बचेगा तो 16 पचे 80, यानी 25 सेकेंड। अब आपको क्या करना है? ये 40 सेकेंड में पूरे दूरी को तय कर लेता है और ये 25 सेकेंड में पूरे दूरी को तय कर लेता है। तो कितने समय पर दोनों इसी बिंदु पर मिलेगा? तो इस कंडीशन के निकालने के लिए ये जो 40 सेकंड और 25 सेकंड आया, आप उसका एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम आएगा उतना सेकंड में ये आपस में मीट करेगा, यानी मिल लेगा। तो 40 और 50 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका 200 आएगा। तो 200 आपका क्या हो गया? यानी 200 सेकंड में आपस में ये दोनों मिल लेंगे। तो ऑप्शन डी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से और स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है? यानी एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। मानिए कि दो स्टेशन है पी और क्यू, तो इधर से जाती है आपके पास 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इधर से जब रिटर्न आती है तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसमें एवरेज स्पीड क्या होगा? तो औसत चाल निकालने के लिए बोले थे कि जब दो असमान चाल है और डिस्टेंस दूरी एक ही है तो क्या कीजिएगा? 2 इंटू 2 असमान चाल, मान लीजिए x इंटू वाई बटा x प्लस वाई। तो 2 और 2 असमान चाल क्या? 70 इंटू 90 प्लस दोनों चालों का योग
तो 70 और 90 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 160। अब आपस में इसको काट दीजिए तो आपके पास आ जाएगा, तो ये 0 0 को काट दिए हम और ये 2 से काटिएगा तो 8 दूनी 16। अब आपके पास 963 बटा 8, अभी 8 से काटिएगा तो 8 सती 56, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर 63 में से 56 घटाइएगा तो 7, ये 0। अब 8 8 64, तो 64 को घटाइए तो कितना बचेगा 6। अब तो आप उसके बाद अंक भी नहीं है तो यहाँ क्या दीजिएगा दशमलव, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। फिर 8 से दीजिएगा तो 8 7 56, फिर बचेगा जब 56 घटाइए तो बचेगा 4, दशमलव है तो 0, 8 5 40, यानी 78.75 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड हो गया। तो ऑप्शन कहाँ, तो ऑप्शन सी सही है। 80 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाता था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसे कितना राशि उधार ली थी। यानी 21,961.50 रुपए उसने उधार लेकर के रिटर्न किया, यानी अमाउंट को रिटर्न किया कितने 4 वर्ष के बाद। तो सी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटा 100 की पावर टाइम, यानी टी लगता है। तो आपके पास 4 वर्ष के अंत में कितना रिटर्न किया है, तो 21,961.50। तो प्रिंसिपल आपको निकालना है, प्रिंसिपल क्या था, तो 1 रेट कितना है 10% बटा 100 टाइम 4 वर्ष, 4 वर्ष के अंत में कितना रिटर्न किया गया, तो 21,961.50। जीरो को नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। अच्छा, अब इस दशमलव के बाद एक अंक है तो इसको आप हटाइए तो नीचे क्या आ जाएगा 10। अच्छा, इसको सॉल्व करते तो 10 दहा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 10 और एक 11, 11/10 का पावर 4 इक्वल टू 2196 15 बटा 10। अच्छा, अब इसको उधर भेज देते हैं हम, तो प्रिंसिपल 21,961 5 डिविजिबल बाई आपके मतलब 2196 15 डिविजिबल बाई 10, और ये डिवाइड में 10 है और मल्टी ऊपर में 11/10 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा 10/11 का पावर 4। तो हम डायरेक्टली 4 बार लिख देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाइएगा, इसको भी 4 बार लिख देते हैं। 11 × 11 × 11 × 11, ठीक है, 4 बार लिख दिए हम। अब आपस में देखिए जो कटेगा काट देंगे, तो ये आपस में 1 10 1 10 को काट दिए। अच्छा, अब 11 से काटिएगा तो इधर देखिए 11 एक बार में, इधर आपके पास क्या बचेगा 10 बचेगा, तो बगल में क्या लिखा हुआ 9, 11 9 99, फिर कितना बच गया 10, 6 है तो 11 9 99, कितना बचेगा यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना लिखा हुआ 1, 11 6 66, बचेगा 5, 11 5 55, फिर से 11 से काटिएगा तो 11 1 11, ठीक है, और एक आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर 8, 11 8 88, फिर एक कैरी आएगा तो 11 1 11 और 11 5 55, फिर 11 से आप काटिएगा तो कितने बार में कटेगा। अब देखिए इस चीज को हम यहाँ एक बार फिर से लिख देते हैं, ये 11 को काटिएगा तो 11 1 11 बचेगा यहाँ पर 7, ठीक है, यहाँ पर 11 6 66 बचेगा 5, 11 5 55, यानी 165 इंटू 10 10 इंटू 10 इंटू 10, देखिए इतना आप भी काट सकते हैं। फिर 11 से काटे तो 11 1 11 11 5 55, तो यहाँ क्या हो गया 55 पे 000 यानी 15,000। तो उसकी अमाउंट प्रिंसिपल क्या था 15,000 रुपये धनराशि था, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक क्रमशः 8 और 40 है। मतलब दो संख्याएं हैं जिनका महत्तम संवर्तक क्या दिया हुआ है एचसीएफ 8 और एलसीएम 40 है, तो उस संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या जो भी संख्या दिया हुआ है उसका गुणनफल निकालना। तो एलसीएम कितना है 8 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 40, जब आपस में गुना कीजिए तो 800 के 32 कितना हो जाएगा 320। तो ऑप्शन सी आपका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले स्पीड इक्वल टू मतलब चाल इक्वल टू क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो जब भी कोई
पुल को पार करे या ब्रिज पार करे तो उसका लेंथ ऐड हो जाता है। तो ये ट्रेन की रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 120 मीटर, और किसी पुल को पार करे तो पुल का लेंथ मान लेते कि x मीटर होगा। और तो ये आपका दूरी पता चल गया। समय क्या है डिविजिबल बाई समय, तो कितना 18 सेकेंड। तो ये क्या निकलेगा, ये मान लीजिए मीटर में है और ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। तो ये आपका चाल को दर्शाता है। तो चाल कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसको भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो क्या कीजिएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आपके पास देखिए 120 प्लस x, इस 18 को उधर भेजिए, चाहे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं तो काट दिए। तो ये 6×25 300 हो गया। तो x इक्वल टू 300 माइनस 120 घटाइए तो कितना आ जाएगा 180 मीटर। तो ये आपके पास पुल की लंबाई कितना हो गया 180 मीटर। तो ऑप्शन आपके पास ए सही है। और ये आज का जो प्रैक्टिस सेट था 20 क्वेश्चन का समाप्त हुआ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताना है, और इसी तरह का वीडियो आप लोग को रेगुलर मिलेगा 20 सेट का, और लगभग 50 प्लस सेट है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो आप लोग को करवाया जाएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।